हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दाइना पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री सेमेस्टर मोड सेकंड ईयर के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि जुलाई 2023 से एमए हिस्ट्री के कोर्स में कुछ बदलाव किया गया। बदलाव कुछ इस प्रकार का था। पहले एमए हिस्ट्री का कोर्स जो एनुअल मोड के अंदर में हमें स्टडी करने के लिए मिलता था, जुलाई 2023 से ही सेमेस्टर मोड के अंदर में चेंज कर दिया गया। सेमेस्टर मोड में चेंज करने के कारण से जो एमए हिस्ट्री का सिलेबस था उसके ऊपर में भी इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ नए टॉपिक्स ऐड किए गए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो मराठाओं का टॉपिक डाला गया आपके हिस्ट्री के अंदर में, राजपूत का टॉपिक डाला गया हिस्ट्री के अंदर में। पहले आप अगर कंपेयर करोगे पुराने सिलेबस से तो वहां पर कभी भी आपको मराठा के बारे में पढ़ने के लिए नहीं मिला, वहां पे कभी भी राजपूत अंपायर्स के बारे में पढ़ने के लिए नहीं मिला। तो थोड़ा सा एक नया एंगल आपको मिल जाता है स्टडी करने का, यहाँ पे हिस्ट्री में चेंजेस हुआ। साथ ही साथ जो बुक बहुत ज्यादा लेंथी था, जिसको स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, पूरा लंबा टाइम पीरियड को कवर करता था बुक, और उसको स्टडी करना, उसको समझना और एक स्टूडेंट के लिए एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था। तो उस बुक को दो पार्ट में यहाँ पे बांट दिया गया। साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक थे जो इनरिलेवेंट थे और टाइम के साथ पुराने हो चुके थे और नए टॉपिक की जरूरत है, तो उसको भी वहां पे हटाया गया। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले सेकंड ईयर के सिलेबस को, कि सेकंड ईयर के अंदर में क्या नया है, कौन कौन सी बुक स्टडी करनी है, कितने बुक्स हैं, और सिलेबस के अंदर का जो पूरा मटेरियल किस तरह का होने वाला है, कौन कौन सा चैप्टर है, उसको हम डिटेल में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिटेल में समझते हैं। मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो ईयर का आपका पूरा सिलेबस था, जहाँ पे सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर को मिला के आपका जो फर्स्ट ईयर बनता है एमए हिस्ट्री सेमेस्टर मोड का, उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं ये रिक्वेस्ट ये करूंगा कि नव इन्फो के अंदर में जाना है, वहां पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, वहां पे जाकर इसको देख सकते हैं। अभी मैं गूगल ब्लॉगर के पेज पे हूँ। यहाँ पर एमए हिस्ट्री का नोट्स हो गया, यूनिवर्स रिलेटेड अपडेट हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, इससे रिलेटेड अपडेट यहाँ पे नोट्स आपको मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं रहता है। इस पेज पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर में गूगल ब्लॉगर का लिंक दे रखा है मैंने, वहां से आप इस पेज पे आ सकते हैं। तो अभी मैं इसी गूगल ब्लॉगर के पेज पे ही हूँ। जब इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो नीचे मैंने पूरा जो आपका सिलेबस है एमए हिस्ट्री का वो मैंने यहाँ पे डाल रखा है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर मिलकर आपका टोटल फर्स्ट ईयर बनता है। मतलब जो आपका सेमेस्टर मोड है ना, ओनली फॉर नाम के लिए है। ठीक है, यहाँ पे नाम के लिए सेमेस्टर मोड रहने वाला है। जो एक्चुअल में एग्जाम होगा आपका वो एनुअल बेसिस पे ही एग्जाम होगा। जो आपका असाइनमेंट होगा वो एनुअल बेसिस पे ही होगा। एक बार में दोनों सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, एक बार में दोनों सेमेस्टर के असाइनमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल आप सभी स्टूडेंट को पता होगा, बहुत सारी वीडियो में इसके बारे में बात कर चुका हूं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर टोटल मिलकर फर्स्ट ईयर होता है, जिसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुका हूं। नहीं देखें वीडियो तो रिक्वेस्ट ये रहेगा कि उस वीडियो को देखें, जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज हो कि फर्स्ट ईयर के अंदर में क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं, किस तरह से सिलेबस आगे बढ़ाया गया है। अभी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ सेकंड ईयर के लिए, जहां पे हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के बारे में। अगर मैं थर्ड सेमेस्टर की बात करूं स्पेशली, तो टोटल आपको एक सेमेस्टर में 3 बुक को स्टडी करना होता है। 3 बुक कह लो या 20 क्रेडिट की जो बुक होती है उसको स्टडी करना होता है। तो थर्ड सेमेस्टर में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आपकी है MHI 103, जिसको हम 03 भी बोलते थे। लास्ट जो आपका पुराना सिलेबस है उसके अंदर में MHI 03 करके आता था, यहाँ पे MHI 103 करके आ जाता है, जिसके अंदर में हम हिस्टोग्राफी पढ़ते हैं कि इतिहास लेखन किस प्रकार का, इतिहास लेखन है क्या, किस तरह से इतिहास को लिखा जाता है। आप हिस्ट्री तो पढ़ रहे हो ना, लिखने का एक तरीका भी होगा। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, कोई भी इंसिडेंट पढ़ते हो कि किस तरह से ये घटना घटी, तो घटना घटी तो समझ में आ गया, पर उसको तैयार कैसे किया गया, उसको जो आपके बुक में है ना उसको तैयार कैसे किया गया, किस तरीके से उसके वस्तुपरकता की गई, किससे कारण कार्य संबंध किया गया। ठीक है, किस तरीके से घटना के जो फैक्ट थे, जो लॉजिक्स थे, उसको तैयार किया गया, किस तरह से उसको रिलेट किया गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा वर्क होता है, तो उसको यहाँ पे हम पढ़ते हैं हिस्टोग्राफी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और इन फ्यूचर अगर आप मान लो यूजीसी नेट की तैयारी करते हो, आगे रिसर्चर के तौर पे जाते हो, पीएचडी के लिए जाते हो, तो वहां पर हिस्टोग्राफी में से बहुत सारे भरमार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है। यहाँ पे हिस्टोग्राफी के बारे में पढ़ना है, रिसर्च मेथड के बारे में पढ़ना है। और अगर आप कंपेयर करोगे ना, आपके पास अगर पुराने सिलेबस की बुक है नहीं है, तो आप ई ज्ञान कोश पे से जाके देख सकते हो, या फिर हमारी पुरानी वीडियोस को जाके देख सकते हो। तो आपको बहुत ज्यादा चेंजेस मिलेगा। इसमें चेंज किया हुआ है सिलेबस के अंदर में, पूरे के अंदर में। यहाँ पे MHI 103 की मैं बात करके मैं पूरे का बात करूँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का दोनों का मिलाकर, तो सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ है कि जो पहले कंटेंट हुआ करते थे ना, पूरे जो पाठ्यक्रम के कंटेंट होते थे, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3, तो वो इनरिलेवेंट होते थे। इनरिलेवेंट मतलब क्या, कि चैप्टर 1 जहां पर खत्म हुआ, चैप्टर 2 वहां से शुरू ही नहीं होता था, कुछ अलग ही स्टोरी बताता था। मान लो किसी मूवी के अंदर देखते हो आप, तो एक मूवी जिस जगह पे एंड होती है, तो सेकंड पार्ट अगर बनाया जाता है तो वहीं से स्टोरी को बिल्डअप किया जाता है ना। तो पर यहाँ पे चैप्टर के अंदर में नहीं था।
पर अभी जो नया सिलेबस है ना उसके अंदर में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि अगर कोई एक चैप्टर आपने देख लिया ना, सेकंड चैप्टर को आप छोड़ देते हो तो आपको आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगा अगर आप थर्ड चैप्टर डायरेक्टली पढ़ते हो, स्टडी करते हो तो। क्योंकि सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेवेंट करते हैं, लिंक करते हैं, इंटरलिंक बनते हैं। तो बहुत ही मस्त एकदम मेथड बन चुका है जिससे ईजी हो जाता है समझना। एक कोई चैप्टर को जहां पे आपने खत्म किया, जहां पे फिनिश किया, वहीं से आप सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हो। तो अच्छी तरह से ना एक अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड होती है स्टूडेंट के अंदर में। तो ये एक प्लस पॉइंट है न्यू सिलेबस का। तो MHI 03 जो आपका मेन बुक है, प्राइमरी बुक एक तरीके से बोल सकते हो थर्ड सेमेस्टर के अंदर में, जहां से आपको बहुत सारा नॉलेज भी मिलने वाला है। और टोटल इस बुक की जो क्रेडिट वैल्यू होती है 8 क्रेडिट का आपको पढ़ना होता है। दूसरा बुक आता है आपका MHI 109, जिसको हम MHI 09 भी बोलते थे ओल्ड सिलेबस के अंदर में, जहां पे हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, आजादी के बारे में हमें पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ। और हम कुछ गिने चुने 4 5 10 लोगों का नाम भी जानते हैं कि इन लोगों के योगदान से भारत आजाद हुआ। क्या आजादी का जो सफर था, जो आजादी का जो पूरा इतिहास था, संग्राम था, वो एक दिन में रातों रात हो गया? रातों रात था अचानक से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया? नहीं। इसके लिए एक बहुत बड़ा लंबा संघर्ष चला। कई सारी लोगों ने अपने जान की बाजी लगाई, बहुत सारे क्रांतिकारी मूवमेंट्स हुए भारत के अंदर में। लोगों की जो मानसिकता थी ना, जो सोच थी, उसको बदलने की कोशिश की गई। जो एक होता है ना लड़ने के लिए जज्बा कि हाँ आपको इसके खिलाफ खड़ा होना है, तो उसके लिए एक सोच बिल्डअप करना, वो बहुत बड़ा बात था। तो एक राष्ट्रवादी विचारधारा लोगों के अंदर में बिल्डअप करना, उसके लिए खड़ा होना, देश के लिए आगे बढ़ना, इस तरह की मानसिकता विकसित की गई। तो एक बहुत लंबा संघर्ष का पूरा टाइम पीरियड आपको यहाँ पे कवर करने के लिए मिल जाता है। बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा, अपनी कंट्री के बारे में जानने के लिए मिलेगा। तो ये वाला जो बुक है ना MHI 109, इसके अंदर में ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया ओल्ड सिलेबस से, बट कुछ चीजें नया डाला गया है जो पहले के सिलेबस में नहीं था। एक मोड के साथ में प्रॉपर तरीके से जो वे आउट होना चाहिए कि किस तरीके से एंड अप हो रहा है चैप्टर, वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। और इंटरलिंक तो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से इंटरलिंक करता है। तो वो पूरे सिलेबस का एक प्लस पॉइंट यहाँ पे दिख कर आता है। दो बुक आ जाते हैं MPSC 004 और MGP 004। ये दोनों ऑप्शनल रहते हैं, दोनों में से कोई आप एक ले सकते हो। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हो तो MHI 103 और MHI 109 ये दोनों तो कंपलसरी है। और उसके बाद 004 में से कोई एक आपको कंपलसरी लेके चलना होता है। दोनों में से कोई एक ऑप्शनल है, कोई भी ले लो। तो दोनों बुक अच्छी हैं। एक में आपको गांधी पॉलिटिकल थॉट पढ़ना होता है कि गांधी जी के राजनीतिक विचार किस प्रकार के थे। जैसे कि आपको गांधी जी के बारे में पढ़ोगे ना, तो जितना पढ़ोगे, जितना उनको समझोगे, आपको लगेगा उतना कम है। रीजन क्या है कि गांधी जी का अगर व्यक्तित्व को देखोगे तो एक अनजान धरती पे जाकर वहां पे एक आंदोलन खड़ा कर देना, वापस अपनी धरती पे आना, और जहां पे कोई लोग जानता नहीं है, अगर आपको कह दिया जाए ना कि आप किसी मार्केट में जाके ना 2 लोगों को अपनी बात मनवा दो, फिर भी आप नहीं कर सकते। अगर सेल्समैन का काम कर रहे हो तो भी आपके लिए मुश्किल है। पर गांधी जी सोचो, अफ्रीका से आए थे 1914-15 के करीब में, और वहां पे आने के बाद वो चंपारण जाते हैं, चंपारण के अंदर में अपना पहला आंदोलन स्टार्ट करते हैं। और सिर्फ उनका नाम था, कोई बंदा उनको जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। और वो अपने नाम थोड़ा सा ये था कि हाँ अफ्रीका के अंदर में उन्होंने कोई मूवमेंट किया है, ये जानते थे। फिर भी वहां से उन्होंने चंपारण आंदोलन का शुरुआत किया। तो किस तरह का पॉलिटिकल थॉट था। आज भी कई सारे वेस्टर्न जो कॉलेजेस है ना, यूनिवर्सिटीज है, वहां पे गांधी के पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ाया जाता है। तो एक यहाँ पे आपको गांधी जी को समझने का मौका मिलेगा कि क्या उनकी विचारधारा थी राजनीति को लेकर, वो समझने में मौका मिलेगा। और यहाँ पे MGP इसके अंदर में ये पढ़ना है। जो दूसरी वाली बुक है ना आपका सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट्स इन मॉडर्न इंडिया, जो आधुनिक भारत है आज का समय का, मॉडर्न इंडिया जो है, इसके अंदर में किस प्रकार का सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा है, किस प्रकार का। यहाँ पे भारत की बात नहीं कर रहे, भारत का मतलब यहाँ के जो लोग है, रहने वाले जो लोग हैं, उनकी किस तरह की विचारधारा है, सोशल समाज को लेकर, राजनीतिक को लेकर किस तरह की विचारधारा विकसित हुई, इसके बारे में यहाँ पे हमें स्टडी करना है। तो दोनों ऑप्शन रहते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो ये थर्ड सेमेस्टर का टोटल यहाँ पे हम देखते हैं। अगर मैं फोर्थ सेमेस्टर का बोलूं, जो सेकेंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर आ जाता है, यहाँ पे आपको 3 बुक का ऑप्शन मिलता है। तीनों बुक इंपॉर्टेंट है। जो MHI 108 है, जिसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। पर्यावरण किस प्रकार का है भारत का, उसकी हिस्ट्री किस प्रकार की है। देखो, अगर कोई क्राइम हुआ, ठीक है, कोई क्राइम हुआ तो उसका जो आता है ना रिपोर्टर, वो अलग रिपोर्टर होता है। कोई गेम हो रहा है तो उसका जो रिपोर्टर आता है वो अलग होता है। मान लो कोई सेलिब्रिटी आया, कोई फिल्म रिलीज हुआ, तो उसका जो रिपोर्टर आता है ना वो अलग होता है। मतलब अगर न्यूज चैनल देखोगे ना, तो हर एक सेक्टर के लिए, हर एक फील्ड के लिए एक अलग अलग रिपोर्टर होता है। तो सेम तरह का जो पैटर्न होता है वो हिस्ट्री के अंदर में भी देखने के लिए मिलता है। अगर मान लो कोई आप किसी पुरानी चीज को स्टडी कर रहे हो, ठीक है, पुरातात्विक चीज को स्टडी कर रहे हो, अभिलेख को स्टडी कर रहे हो, तो उसके लिए जो इतिहासकार होगा ना, उसका पैटर्न अलग होगा लिखने का, बताने
बनाने का। और सेम अगर आप इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे हो ना, तो इन्वायरमेंट का इतिहास किस तरीके से लिखा जा सकता है, क्या चीजें उठाया जा सकता है, क्या चीजें बताया जा सकता है, तो उसके लिए किस तरीके से इन्वायरमेंट का इतिहास लिखा गया, भारतीय इतिहास के अंदर में पर्यावरण का क्या महत्व है उसको हम देखेंगे। और जो ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम पूरा पर चला ना, जो पूरा औपनिवेशिक का दौर चला, उसके अंदर में जो पर्यावरण ने किस प्रकार से रुख लिया, उसको लेकर किस तरह के नियम कानून बनाएगा, ये आपको इस बुक के अंदर में पढ़ने के लिए मिल जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट बुक है, 8 क्रेडिट का आपको यहाँ पे मिलता है। दूसरी बुक और तीसरी बुक जो आपका आता है फोर्थ सेमेस्टर के अंदर में, MHI 1110 110 और MHI 1111, जहां पे 110 और 111 दोनों बुक एक ही पार्ट थे पहले। अगर आप ओल्ड सिलेबस को देखोगे तो जो आपका 110 और 111 नंबर की जो बुक है ना, दोनों पहले एक ही थे। अब यहाँ पे उसको दो पार्ट में बांट दिया गया है। इसका रीजन क्या था कि अगर आप ओल्ड सिलेबस को देखोगे या फिर किसी ओल्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट से मिलोगे, अगर अभी नहीं मिल रखा है, किसी स्टूडेंट को नहीं जानते हो, तो हमारा द इन का व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे ज्वाइन करो। वहां पे आपको बहुत सारे आपके सीनियर जूनियर मिलने वाले हैं। वहां पे आप अगर बात करोगे स्टूडेंट से तो बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे आपके, ठीक है। तो वहां पे आपको उस ग्रुप में ये समझ में आएगा कि जो सबसे ज्यादा बैक आता है ना बच्चों के, वो MHI 110 के अंदर में आता है, MHI 10 के अंदर में आता है, ओल्ड सिलेबस के। इसका रीजन क्या था कि इसके अंदर में ना हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन के बारे में, नागरीकरण के बारे में, कि किस तरह से नगरीकरण हुआ, नगर का विकास किस प्रकार से हुआ। आज आप मुंबई दिल्ली में रहते हो, मैं दिल्ली में रहता हूँ, चारों तरफ कंक्रीट की दीवारें हैं, मकान है, पूरा बना हुआ है, ठीक है। चाहे झुग्गी में रहो चाहे झोपड़ी में रहो, पूरी तरह से विकसित हमें देखने के लिए मिल जाता है। आसपास का सोसाइटी स्ट्रक्चर जो भी है हमें देखने के लिए मिलता है। पर क्या आज से पहले अगर आप जाते हो, कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, तो सेम स्ट्रक्चर था? बिल्कुल नहीं। मैं दिल्ली के आसपास के कई सारे इलाके जानता हूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां जानता हूँ कि अगर आज से मैं 5 साल पीछे जाता हूँ ना, तो यहाँ पे काफी कम मकान बने हुए थे। पर 5 साल बाद इतना परिवर्तन है कि यहाँ पे रहने के लिए कोई जगह नहीं है, प्रॉपर तरीके से स्पेस नहीं है, धीरे धीरे कंजेस्टेड होता जा रहा है। का रीजन क्या है कि परिवर्तन हुआ। तो किस तरीके से नगरीकरण का विकास हुआ, आपको ये पढ़ने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे नगरीकरण के विकास के अंदर हम दिल्ली मुंबई की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात करेंगे जो अपना पहला मकान बना ना, जहाँ पे मानव का आरंभ हुआ। तो मानव के आरंभ से लेकर, ठीक है, टोटल 1950 तक का, भारत के आजाद होने का सफर तक के बीच में नगरीकरण का किस तरह से विकास हुआ, दोनों बुक के अंदर में आपको पढ़ने के लिए मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और एक लंबा टाइम पीरियड कवर करने के कारण से ना सबसे ज्यादा बैक इसी बुक के अंदर में आती थी, ओल्ड सिलेबस के अंदर में। बट अब ये उम्मीद कर सकते हैं इसको दो पार्ट में बांट दिया है, तो यहाँ पे इजी हो जाएगा स्टूडेंट्स को समझना और इजीली कवर कर सकता है। अगर इस बुक को आप पढ़ते हो ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि नगरीकरण की शुरुआत किस प्रकार से हुई, किस तरीके से लोगों ने विकास किया। ऐसा नहीं था डायरेक्टली आते वहां पे स्विमिंग पूल, जकूजी, ये सब सारा बनाना स्टार्ट कर दिया था, बड़े बड़े बुर्ज खलीफा बना रहे थे, ऐसा नहीं था। एक किस तरीके से आरंभ हुआ ना, वो आपको समझ में आ जाता है। और आरंभ से लेकर किस तरह का स्ट्रगल रहा होगा, किस तरीके से बना होगा, ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। तो ये आपका फोर्थ सेमेस्टर के अंदर में बुक्स रहती हैं। अब इन पूरे अगर सिलेबस को देखोगे ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर में, तो पहले क्या होता था, ऑप्शनल होता था कि ये वाला बुक नहीं तो ये वाला ले लो, ये वाला नहीं तो ये वाला ले लो। पर यहाँ पे जो सेमेस्टर मोड के अंदर में चेंज करने के कारण से क्या हुआ कि जो ऑप्शनल वाला चीजें होती थी ना, कि ये नहीं तो ये ले लो, वो एक तरह से खत्म हो गया। इसका रीजन और इसका प्लस पॉइंट ये है, खत्म होने का रीजन ये है कि जिससे आप सारा कुछ पढ़ सको। प्लस पॉइंट ये है कि आपको सभी चीज का नॉलेज मिल पाता है। पहले ऑप्शनल होता था कि MHI 109 ले लो या MHI 108 ले लो। अब दोनों में से कोई ऑप्शनल जैसा नहीं है। थर्ड सेमेस्टर के अंदर में 109 पढ़ो और फोर्थ सेमेस्टर के अंदर में 108 पढ़ो, जिससे आप दोनों बुक के बारे में नॉलेज हो पाता है, दोनों बुक को समझ पाते हो। तो ये एक यहाँ पे प्लस पॉइंट भी बनकर आता है। तो चलिए यहाँ पे हम थर्ड सेमेस्टर के MHI 103 को हम डिस्कस करते हैं कि क्या किस तरीके से यहाँ पे चेंज किया गया सिलेबस को, ठीक है, उसको हम डिटेल से समझते हैं। यहाँ पे आपका जो है ये धीरे धीरे आपका फर्स्ट ईयर का है। यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर का पूरा यहाँ से सेकंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का जो आपका सेकंड सेमेस्टर वो यहाँ पे आ जाता है MHI 102। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूँ तो आपका सेकंड ईयर का आ जाएगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर का ये सारा, ठीक है। यहाँ से आपका सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, जहां पे हम बात करते हैं MHI 103 हिस्टोग्राफी रिसर्च और मेथड के बारे में। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या समझने वाला कि अगर आप ओल्ड सिलेबस से कंपेयर करोगे और न्यू सिलेबस को देखोगे, तो यहाँ पे न्यू सिलेबस के अंदर में इसको दो पार्ट में बांट दिया प्रॉपर तरीके से। दो पार्ट में क्या बांटा है कि जो ऐसे हिस्टोरियन जो इंडिया से बिलोंग नहीं करते थे, नॉन इंडियन हिस्टोरियन, तो उनको अलग ही एक ग्रुप में रख दिया, जहां पर चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक आपको उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। कि नॉन इंडियन हिस्टोरियन कौन कौन से थे, जो इंडिया के बाहर से बिलोंग करते थे और उन्होंने हिस्ट्री के बारे में बात किया, वो आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल जाता है। उसके बाद आपको पढ़ने के लिए मिलता है इंडियन हिस्टोरियन के बारे में, कि इंडिया के हिस्टोरियन कौन कौन से थे। पहले क्वेश्चन आता था कि इंडियन हिस्टोरियन के बारे में बताओ,
इंडियन हिस्टोरियन ने किस पे क्या टॉपिक पे क्या टिप्पणी करी ये बताओ। अब ना आपका 25-30 पेज का पूरा चैप्टर है, मतलब चैप्टर का पूरा 30-35 लेसन का जो आपका पूरा चैप्टर है, लेसन है। अब उसमें से आपको ना ढूंढना पड़ता था कि कहाँ पर आपका इंडियन हिस्टोरियन है और नॉन इंडियन हिस्टोरियन कौन सा है। ये बड़ा मुश्किल वाला काम होता था। पर इसके कारण से ना जो पूरा बांट देना चैप्टर को, ठीक है, अलग तरीके से रीसेट करना, चैप्टर 1 से लेके 11 तक का आपका नॉन इंडियन हिस्टोरियन का हो गया, 12 से लेके 26 तक का टोटल इंडियन हिस्टोरियन का हो गया। और उसके बाद जो रिसर्च मेथड होता है, रिसर्च और राइटिंग मेथड हिस्ट्री के अंदर में, कि किस तरीके से रिसर्च करके किसी टॉपिक को तैयार किया जाता है, राइटिंग किस तरीके से लिखी जाती है, हिस्ट्री किस तरीके से उतारा जाता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल जाता है, जो चैप्टर नंबर 27 से लेकर 32 तक का रहता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है, छोटा सा ये बट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और इस नए सेगमेंट में अगर आप देखोगे ना, नई तरीके से अगर आप पढ़ते हो, तो आपका जो नॉलेज है ना वो थोड़ा ज्यादा मिल पाएगा, आपको अच्छे से समझ पाओगे टॉपिक को और रिलेवेंट कर पाओगे। रिलेवेंट मतलब क्या, कि जैसे आप नॉन इंडियन हिस्टोरियन को पढ़ रहे हो तो वहां पे समझ में आएगा कि अच्छा अच्छा, इसके अंदर में ग्रीक के अंदर में ये कहा गया, रोमन के द्वारा ये कहा गया, चाइनीज जो ट्रेडिशनल हिस्टोरियन थे उनके द्वारा ये कहा गया, वेस्टर्न और मिडाइवल जो हिस्टोरियन थे उनके द्वारा ये कहा गया। तो प्रॉपर तरीके से ना उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। पहले ये चीजें नहीं देखने के लिए मिलती थी, जिसके कारण से कई बार प्रॉब्लम होता था, पर यहाँ पे ये चीज एक प्लस पॉइंट के तौर पर आती है। सेम तरीके से यहाँ पे पार्ट 2 के अंदर में भी और पार्ट 3 के अंदर में भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। जो आपकी दूसरी बुक है MHI 09 की, अगर मैं बात करूं इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, तो किस तरह से भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, वो समझ में आता है। पहले 1857 का जो विद्रोह था उसको यहाँ पे कवर नहीं किया गया था, प्रॉपर तरीके से नहीं बताया गया था। सिर्फ बताया गया था कि किस तरीके से जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसकी शुरुआत हुई, किस तरह से राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है वो विकसित हुई। एशिया और अफ्रीका के बारे में पहले बात नहीं किया गया था, कि एशिया किस तरह से, अफ्रीका किस तरह से, इसके बारे में बात नहीं किया गया था। ठीक है, नेशनलिज्म का जो विचारधारा है ना किस प्रकार से विकसित हुआ ये तो बताया गया था। 1857 का विद्रोह नहीं था। तो यहाँ पर भी ना जो नए टॉपिक से ऐड किया गया है, खिलाफत और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट किस प्रकार का था, एमरजेंस ऑफ गांधी किस प्रकार से विकसित हुआ, मतलब ये सारा कुछ। ठीक है, वर्ल्ड वॉर किस तरह से टर्निंग पॉइंट बनकर आया, ये पहले क्वेश्चन थे, इसको टॉपिक के तौर पर अंदर अंदर चैप्टर में डाला हुआ था, छोटा छोटा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट थे ना उनको यहाँ पे चैप्टर के रूप में कन्वर्ट किया। तो एक अच्छा लर्निंग यहाँ पे हमें देने की कोशिश की जा रही है MHI 109 के थ्रू। यहाँ पे अच्छी लर्निंग कहने के मतलब ये भी है ना कि जैसे आप पुराने सिलेबस को देखोगे तो पुराने सिलेबस के अंदर में क्या था कि चैप्टर के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाल रखा था, बट उसको उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रखा था, उतना ज्यादा हम हल्के में लेते थे क्या इसको क्या पढ़ना। बट अभी उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, उन टॉपिक्स को बाहर निकाला गया, उनको चैप्टर में कन्वर्ट किया गया है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको नॉलेज मिलने वाला है, और किस तरीके से कांग्रेस का विकास हुआ, किस तरह से देश की आजादी के लिए आगे बढ़ा। ठीक है, जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, बाकी चीजें आंदोलन किस तरीके से बढ़ी, वो चीजें भी आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल जाता है। और टोटल यहाँ पे 36 चैप्टर के अंदर में पूरा यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट खत्म होता है। और यहाँ पे नेशनल मूवमेंट फॉर वुमेन, दलित, माइनॉरिटी और इन सब के बारे में भी आपको स्पेशली पढ़ने के लिए मिल जाता है। तो ये तो सिमिलर चैप्टर्स हैं, जिस तरह पीछे के ओल्ड सिलेबस के अंदर में था सेम यहाँ पे उसको रिपीट किया गया, बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये MHI 109 का आ जाता है। अगर मैं आगे बात करूं तो MPSC 004 जो आपका थर्ड सेमेस्टर का है, जहां पे हम बात करते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में। तो किस प्रकार से जो आपका पूरा सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट्स है किस प्रकार से विकसित हुआ भारत की राजनीति के अंदर में, जो सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा किस तरह से विकसित होती चली गई आधुनिक भारत के अंदर में, ये आपको पढ़ने के लिए मिल जाता है। और अलग अलग जो विचारक थे, जैसे गांधी की बात करो, BR अम्बेडकर की बात करो, जवाहरलाल नेहरू की बात करो, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करो, इनकी क्या विचारधारा थी, किस तरीके से समाज के ऊपर में इनकी विचारधारा ने इम्पैक्ट किया। ज्योतिबाई फुले की बात करो, ठीक है, राजा राम मोहन राय की बात करो, तो किस तरह से वो समाज के अंदर में रेवोल्यूशन का कार्य कर रहे थे, किस तरह से उनकी जो विचारधारा थे इम्पैक्ट डाल रही थी। गांधी जी का जो हम कहते हैं कि गांधी जी ने हमें आजादी दिलाते हैं, तो क्या गांधी जी अंग्रेजों को लड़ने गए थे या क्या, मतलब किस तरह से आजादी दिला दिया? गांधी जी ने कोई आजादी नहीं दिलाया, उनकी जो विचारधारा थी ना वो इम्पैक्ट डाली अंग्रेजों के ऊपर में भी, भारतीय लोगों के ऊपर में भी। और उसके बाद सभी लोगों ने मिल बांट कर खड़े हुए, अंग्रेज भी उनकी विचारधाराओं के नीचे झुके, जिसके बाद हमारे जो देश की आजादी है उसके अंदर में एक अहम योगदान मिला। मैं ये नहीं कह सकता कि उनके बदौलत ही हुआ, बट एक अहम रोल, अहम योगदान जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, जिसको बुलाया नहीं जा सकता, वो हमें देखने के लिए मिल जाता है। बाकी और भी बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे, ठीक है, जो उस स्वतंत्रता संग्राम के अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे थे। यहाँ पे आपका जो अगला ऑप्शनल बुक आता है MGP 004, जहाँ पे हम स्पेशली गांधी के बारे में बात करते हैं, गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा के बारे में।
किस प्रकार की गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा थी एक स्टेट को लेकर, ठीक है, किस प्रकार से एक राज्य विकसित होना चाहिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किस प्रकार की थी, पीस को लेकर, शांति को लेकर उनका क्या मानना था, इसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। गांधी जी नॉर्मली कहते थे कि ग्राम समुदाय का निर्माण होना चाहिए, राज्य विहीन समाज का निर्माण होना चाहिए। जो आज हम बॉर्डर्स में बटे हुए हैं ना, कि ये दिल्ली, मुंबई, पंजाब, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो बॉर्डरहीन, मतलब एक सीमाहीन समाज, राज्य का बात करते हैं। साम्राज्य विहीन, कोई साम्राज्य ना हो, कोई सीमाएं ना हो, राज्य विहीन राज्य हो, स्थिति हो, इसकी बात करते थे। तो यहाँ पे इसके बारे में हम पढ़ने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको अगर आप फोर्थ सेमेस्टर के लिए जाते हो, यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर के अंदर में MHI 108 के अंदर में बात करो, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है। तो इसके अंदर में आप देखोगे तो राइटिंग हिस्ट्री क्या है इन्वायरमेंट की, किस तरीके से लिखा जाता था, नेचर एंड वुमेन के ऊपर में किस तरह से लिखा गया, जो अलग अलग सोर्स थे हिस्ट्री को लिखने के, आर्कोलॉजिकल की बात करो, अलग अलग देखोगे तो उसको किस तरीके से कैरी आउट किया गया, यहाँ पे आपको ये पढ़ने के लिए मिल जाता है। साथ साथ में अगर आप देखोगे तो पूरा जो एग्रीकल्चर को लेकर देखा जाए, ठीक है, या फिर भारत के अंदर में जो भी रूल रेगुलेशन पास किए गए ब्रिटिश एरा के टाइम पर, वो किस तरीके से मूव ऑन हुआ, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिलने वाला है। आप देखोगे तो नॉर्मली ऐसा नहीं था कि जैसे जंगल है तो जंगलों को यहाँ पे बांटा गया, अलग अलग तरीके से बांटा गया, ये वाला जंगल का ये मतलब है, ये वाला जंगल का ये मतलब है, और उसको अपने फायदे के लिए, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए अलग तरीके से यूज किया गया, उसके लिए रूल रेगुलेशंस बनाए गए। ठीक है, जंगल पे किसका जितना कितना अधिपत होगा, इसके लिए रूल रेगुलेशन बनाए गए, तो वो चीजें आपको पढ़ने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ पर्यावरण के अंदर में किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का, ठीक है, किस तरह से पोल्यूशन फैल रहा है, वो सारी चीजें भी आपको पढ़ने के लिए मिल जाती है। और अलग अलग राज्य जो थे, साम्राज्य, तो उनका निर्माण किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से जैसे राज्य बन रहा है या फिर नगर बन रहा है, तो नगर का क्या इम्पैक्ट रहता है पर्यावरण के ऊपर में, ये भी आपको इस सेगमेंट के अंदर में पढ़ने के लिए मिलने वाला है। तो MHI जो आपका ये वाला बुक है फोर्थ सेमेस्टर का, MHI 009 का, ठीक है, तो आपको ये पढ़ने के लिए मिल जाता है इसके अंदर में, MHI 09 के अंदर में। अगर मैं MHI 10 की बात करूँ, ओल्ड सिलेबस का, न्यू सिलेबस का, MHI 110 के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे हम अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं कि नगरीकरण की शुरुआत किस तरह से हुई, अर्लीस्ट टाइम के बारे में, जहां से आरंभिक काल से लेकर 1300, जो पूरा यहाँ पे 1300 तक का टाइम पीरियड है ना, उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, तो किस तरह से आरंभिक मानव के समय से लेकर 1300 का जो पूरा टाइम पीरियड है उसके दौरान में नगरीकरण की शुरुआत हुई, नगर किस तरह से बनना स्टार्ट हुआ। आज के समय में आप बुर्ज खलीफा देखते हो, बड़े बड़े इमारत देखते हो, तो क्या पहले भी इस तरह से इमारत बनाए जाते थे, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें थी, तो किस तरह से स्ट्रक्चर बना होगा, पहला जो स्ट्रक्चर बनाया गया होगा किस तरीके से बनाया होगा, किन चीजों का उपयोग किया जाता होगा। आज हम लोहा लकड़ पता नहीं क्या क्या चीजें लगाते हैं, घर को अच्छा बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या चीजें यूज करते हैं, तो पहले किस तरह से नगरीकरण किया गया होगा ना, इसके बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलने वाला है। और ये जो चैप्टर है ना, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर बोल सकते हो, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है ना अभी के जो न्यू सिलेबस के अंदर में, कि इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया, और थोड़ा सा अगर आप टाइम दोगे ना, थोड़ा सा अगर टाइम दोगे, तो इससे इजीएस्ट बुक है नहीं। इसका रीजन ये है ना कि सारे क्वेश्चन के पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, लंबा टाइम पीरियड तो कवर करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर क्वेश्चन के जो पैटर्न है ना, सभी क्वेश्चन के ऑलमोस्ट आपको एक जैसे दिखेंगे आंसर लिखते समय, तो आप इजीली उसको क्रैक आउट कर सकते हो, और इजीली आप उसको लिख सकते हैं आंसर को, और अच्छे नंबर भी मिल जाते हैं। तो अगर आप सही तरीके से, सही तरीके का यूज करके पढ़ोगे तो सब इजी है, सही तरीका यूज नहीं कर रहे हो, सही मेथड यूज नहीं कर रहे हो, तो जो इजी चीज भी है वो भी आपको टफ लगने वाला है। तो उसका सिलेबस कुछ इस प्रकार से रहने के लिए दिख जाता है हमें। ठीक है, MHI 10 का। यहाँ पे MHI 111 की बात करूँ, मैं 111 की बात करूँ, तो ये सेकंड पार्ट है MHI 10 का। तो जो आपका ओल्ड सिलेबस के अंदर में टोटल एक ही बुक था, पर यहाँ पे न्यू सिलेबस के अंदर में इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया। तो इसके अंदर में 1300 से लेकर 1950 का जो पूरा टाइम पीरियड है उसको हम कवर करते हैं, कि 1300 से लेकर 1950 के अंदर में किस तरह से नगरीकरण का विकास हुआ, भारत के अंदर में नगरीकरण का दौर किस प्रकार का था 1300 से लेकर 1950 तक का, मतलब भारत की आज़ादी के बाद भी 3 साल तक का जो टाइम पीरियड है वो हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं, कि इनके दौरान में भी किस तरीके से क्या चीजें चली, किस तरह से कॉलोनियां विकसित हुई, किस तरह से नगर विकसित हुए, नगरों का क्या महत्व था, ब्रिटिश रूल के अंदर में किस तरह से सिटी प्लान किया गया, ये सब कुछ यहाँ पे हम कवर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूंगा, बस रिक्वेस्ट यही रहेगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा एक गोल है, उस गोल तक पहुंचने के लिए आप हमारी मदद कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। एंड अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर में अपने क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। इवन आप हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप का भी ऑप्शन मिल जाता है।
अगर आप नीचे ड्रैग करोगे तो यहाँ पे टेलीग्राम और बाकी चीज़ों का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली है। कोई भी अपडेट होगा तो टाइम से आपको यहाँ पे अपडेट का पता चल जाएगा। तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन करें, आपको यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।